सौगात न्यूज में आपका स्वागत है। पेश हैं आज की खबरें। हरियाणा के कॉलेजों में कार्यरत एक्सटेंशन लेक्चरर्स को बड़ा झटका लगा है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने 58 वर्ष से अधिक आयु के बाद सेवा विस्तार देने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के नियम जो 70 वर्ष तक अनुबंध पर पुनर्नियुक्ति की अनुमति देते हैं, केवल नियमित फैकल्टी पर लागू होते हैं। एक्सटेंशन लेक्चर्स पर ये नियम लागू नहीं होंगे। इस फैसले के बाद 58 वर्ष से अधिक आयु के एक्सटेंशन लेक्चर्स अब सेवा विस्तार की उम्मीद नहीं कर सकते। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की मांग को खारिज करते हुए कहा कि नीति में कोई अवैध या मनमाना प्रावधान नहीं है। हरियाणा सरकार ने शस्त्र लाइसेंस अस्वीकृति में पारदर्शिता बढ़ाने का बड़ा कदम उठाया है। अब जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि किसी भी लाइसेंस अस्वीकृति का कारण आवेदकों को लिखित में बताना अनिवार्य होगा। गृह सचिव डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने सभी जिला उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को सख्त निर्देश दिए हैं कि शस्त्र अधिनियम 1959 और शस्त्र नियम 2016 का कड़ाई से पालन किया जाए। इसके तहत अस्वीकृति की रिपोर्ट सरकार को भेजना भी जरूरी होगा ताकि जवाबदेही सुनिश्चित हो। अधिकारियों का कहना है कि इस कदम से लाइसेंस प्रक्रिया में पारदर्शिता और आवेदकों के प्रति जवाबदेही बढ़ेगी। हरियाणा शिक्षा विभाग ने आरटीई नियमों का उल्लंघन करने वाले निजी स्कूलों पर सख्त कार्रवाई की है। 1680 स्कूलों पर जुर्माना लगाया गया है क्योंकि उन्होंने दाखिला विवरण MIS पोर्टल पर अपलोड नहीं किया। फीस के आधार पर जुर्माने की राशि अलग अलग रखी गई है। छोटे स्कूलों को 30,000, मध्यम स्कूलों को 70,000 रुपए का जुर्माना। 3,000 रुपए से अधिक फीस वाले स्कूलों को कारण बताओ नोटिस जारी कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा 1128 स्कूलों की मान्यता रद्द होने का खतरा है। विभाग ने कहा है कि केवल असली और नवीनीकृत मान्यता पत्र ही मान्य होंगे। शिक्षा विभाग का उद्देश्य शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करना और छात्रों के हितों की रक्षा करना है। हरियाणा में लगातार बारिश और जल भराव से लगभग 10 लाख एकड़ फसलें डूब गई हैं। ई क्षति पोर्टल पर अब तक 1.7 लाख किसानों ने नुकसान की जानकारी दी है। मुख्यमंत्री नायब सैनी प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर मुआवजा देने का आश्वासन दे चुके हैं। फतेहाबाद, झज्जर, कुरुक्षेत्र, महेंद्रगढ़ और अन्य जिलों में राहत शिविर चल रहे हैं। वहीं सेना और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल बचाव कार्य में लगे हैं। सरकार ने प्रभावित जिलों में 3 करोड़ रुपए के आपात फंड की घोषणा की है। इसके अलावा मकान ढहने से प्रभावित परिवारों को 4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जा रही है। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ने भी अपना 1 माह का वेतन राहत कोष में दान किया है। मुख्यमंत्री का कहना है कि हालात पर पूरी नजर है और प्रभावित किसानों को जल्द मुआवजा मिलेगा। हरियाणा में शिक्षा विभाग ने गरीब बच्चों को दाखिला न देने और दस्तावेज समय पर अपलोड न करने वाले 1680 निजी स्कूलों पर जुर्माना लगाया है। जुर्माना 30,000 से 70,000 रुपए तक का है। इस कार्रवाई पर प्राइवेट स्कूल संघ ने विरोध जताया है। उनका कहना है कि शिक्षा विभाग ने चिराग योजना और नियम 134A के तहत बकाया राशि का हिसाब नहीं दिया और स्कूलों को समय पर सूचना भी नहीं दी। संघ ने आरोप लगाया कि जुर्माना और पोर्टल बंद करना स्कूलों के साथ अन्याय है, खासकर जब दस्तावेज अपलोड में कोई त्रुटि हो जाए। उन्होंने शिक्षा विभाग से जुर्माना माफी और लंबित राशि की जल्द भुगतान की मांग की है। हरियाणा लोक सेवा आयोग ने लेक्चरर पदों के लिए सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट की तारीखें घोषित कर दी हैं। परीक्षा 15 से 24 सितंबर तक आयोजित होगी। उम्मीदवार 10 सितंबर से एडमिट कार्ड आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। आयोग ने एडमिट कार्ड A4 साइज पेपर पर साफ प्रिंट करने की हिदायत दी है। 15 सितंबर को कृषि इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, फूड टेक्नोलॉजी और आर्किटेक्चर की परीक्षा होगी। 17, 19 और 24 सितंबर को अन्य विषयों की परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। हरियाणा लोक सेवा आयोग की ये परीक्षाएं तकनीकी और प्रबंधन विषयों के कॉलेजों में लेक्चरर नियुक्तियों के लिए आयोजित की जा रही हैं। उम्मीदवारों को समय से पहले परीक्षा केंद्र पहुंचने और सभी निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है। अंबाला में एक गंभीर घटना सामने आई है। शिकायतकर्ता अमित कुमार ने बताया कि 15 जुलाई को कुछ युवकों ने उनकी स्कॉर्पियो कार जबरन छीनी, उन्हें और उनके दोस्त मनी को मारपीट का शिकार बनाया और साहा इलाके में स्टाम्प पेपर पर जबरन साइन करवाए। अमित के अनुसार आरोपियों ने वीडियो भी बनाई और उनसे पैसे व दस्तावेज जब्त कर लिए। घटना की शिकायत अमित ने पहले बलदेव नगर थाने में की थी, लेकिन कार्रवाई न होने पर उन्होंने उप पुलिस अधीक्षक से शिकायत की। DSP के आदेश पर अब इस मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पानीपत में पड़ोसी युवक ने नाबालिग किशोरी के साथ 2 साल तक दुष्कर्म किया, जिससे वो डिप्रेशन में आ गई और आत्महत्या का प्रयास किया। पीड़िता ने डिप्रेशन की 35 गोलियां एक साथ खा ली और अस्पताल में भर्ती कराई गई। पुलिस ने आरोपी सूरज सिंह राजपूत के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
POCSO एक्ट के तहत ऐसी घटना में दोषी को कम से कम 20 साल की सजा या आजीवन कारावास हो सकता है। फरीदाबाद में कपड़ा कारोबारी सुखबीर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि उसके व्यवसाय के साथी सुमित्रा जीव और राहुल ने उसे ठंडे पेय में जहर दिया। सुखबीर ने अपने साझेदारों से फर्म का हिसाब मांगने के लिए 5 सितंबर को मुलाकात की थी। इसके बाद उसे गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर तीनों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। फरीदाबाद के चांदपुर गांव के किसानों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। यमुना नदी में आई बाढ़ से उनकी खड़ी फसल बर्बाद हो गई है। किसानों की 4600 बीघा जमीन उत्तर प्रदेश के नोएडा जिले के अधीन है, इसलिए हरियाणा सरकार से मुआवजा मिलना मुश्किल है। सीमा विवाद और राजस्व रिकॉर्ड के कारण किसानों को मुआवजा लेने में दिक्कत हो रही है। सरपंच और किसान जिला उपायुक्त से मदद की गुहार लगाएंगे, लेकिन विवाद के कारण अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है। बाढ़ और सीमा विवाद ने किसानों की चिंता और बढ़ा दी है। फरीदाबाद में यमुना नदी का जलस्तर घट रहा है। वर्तमान में 213,000 क्यूसेक पानी बह रहा है। बसंतपुर में कई घर अभी भी पानी में डूबे हैं, लेकिन शनिवार शाम तक जलस्तर कम होने की उम्मीद है। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग बाढ़ग्रस्त गांवों पर नजर बनाए हुए हैं। दिल्ली NCR में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के करीब है, लेकिन प्रशासन स्थिति पर पूरी निगरानी रख रहा है। अधिकारियों का कहना है कि आने वाले घंटों में जलस्तर में गिरावट आएगी, जिससे प्रभावित इलाकों में राहत मिल सकेगी। गुरुग्राम के सोहना में अमेजन के गोदाम पर BIS ने छापा मारा। गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों का उल्लंघन पाए जाने के बाद लगभग 1000 उत्पाद जब्त किए गए। जब्त वस्तुओं में खिलौने, एल्यूमिनियम फॉयल, स्टेनलेस स्टील की बोतलें, वायरलेस माइक्रोफोन और स्पोर्ट्स जूते शामिल हैं। BIS की निदेशक विभा रानी ने कहा कि ऐसे छापे आगे भी जारी रहेंगे और गुणवत्ता नियंत्रण के उल्लंघन को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार का कहना है कि ये कदम उपभोक्ताओं की सुरक्षा और उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। गुरुग्राम नगर निगम ने बल्क वेस्ट जनरेटरों को सख्त चेतावनी दी है। निगम ने 8 सितंबर 2025 तक चालान राशि का भुगतान करने का अल्टीमेटम दिया है। अगर निर्धारित समय में भुगतान नहीं किया गया तो कानूनी कार्रवाई के साथ FIR भी दर्ज की जाएगी। भुगतान सेक्टर -34, सेक्टर -42 और पुराने निगम कार्यालय में किया जा सकता है। नगर निगम ने सभी जनरेटरों से अनुरोध किया है कि वे चालान रसीद जमा कर नियमों का पालन सुनिश्चित करें। निगम का कहना है कि यह कार्रवाई ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के उल्लंघन के चलते की जा रही है। गुरुग्राम में शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ पुलिस ने सख्त कार्रवाई शुरू की है। साइबर सिटी में अक्टूबर माह में 22 महिला चालकों समेत कुल 2871 लोगों का चालान किया गया। पुलिस उपायुक्त यातायात डॉक्टर राजेश मोहन के मुताबिक नियम तोड़ने वाले चालकों का लाइसेंस 3 महीने के लिए निलंबित कर दिया जाता है। अभियान का मकसद सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करना और शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर नकेल कसना है। इस दौरान 4 वाहन भी जब्त किए गए। पुलिस ने जनता से अपील की है कि नियमों का पालन करें ताकि सड़कें सुरक्षित बनी रहें। हिसार के अग्रोहा में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। एक महिला का शव उसके प्रेमी के घर में मिला, वहीं आरोपी प्रेमी ने बाद में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका 36 वर्षीय पूनम कुछ दिन पहले घर से लापता हुई थी। पुलिस ने उसकी 18 वर्षीय बेटी पूजा के बयान दर्ज किए हैं। मकान मालिक को बदबू आने पर पुलिस को सूचना दी गई थी, जिसके बाद शव बरामद हुआ। पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी है और हत्या की वजह जानने की कोशिश कर रही है। प्रारंभिक जांच में ये पता चला है कि प्रेमी कुलदीप ने प्रेम प्रसंग के चलते ये हृदय विदारक कदम उठाया। सरकार और स्थानीय प्रशासन ने मामले पर संज्ञान लिया है और जांच जारी है। हिसार के शास्त्री नगर में एक महिला दुकानदार सोनिका पर पड़ोसियों ने हमला किया। आरोप है कि चाकू और ईंट से वार किया गया, जिससे सोनिका के सिर में 4 टांके लगे। मामला समझौता कराने के विवाद को लेकर हुआ। घायल महिला को नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सोनिका के पति अनिल ने बताया कि हमला पड़ोसी दुकानदार और उसके परिवार ने किया। आजाद नगर थाना में शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। कैथल के पहाड़पुर गांव में पुलिस ने घर पर फायरिंग करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी प्रद्मन ने पुरानी रंजिश के चलते देवी दयाल के घर पर अवैध पिस्तौल से फायर किए थे। पुलिस ने आरोपी के पास से 315 बोर देशी कट्टा और 4 खाली खोले बरामद किए हैं। घटना में किसी को चोट नहीं लगी, लेकिन परिवार डर के मारे छिप गया। मामले की जांच सीवान थाना और DSP गुहला कुलदीप बेनीवाल की टीम कर रही है। पुलिस ने कहा कि आरोपित के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा में एक महिला ने अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ दहेज और प्रताड़ना का मामला दर्ज कराया है।
महिला ने आरोप लगाया कि इंग्लैंड भेजने के नाम पर उसके पिता से पैसे ऐंठे गए और पति द्वारा उसे मारपीट व मानसिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ा। महिला ने बताया कि शादी के बाद ससुराल पक्ष ने स्विफ्ट कार, 19 तोले सोना और अन्य सामान की मांग की थी। विदेश जाने के बाद भी पति ने रुपए की मांग जारी रखी और पैसा शराब में खर्च कर दिया। लगातार प्रताड़ना झेलने के बाद महिला 3 जुलाई 2025 को इंग्लैंड से हरियाणा वापस आई। करनाल पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। करनाल में एक प्रॉपर्टी विवाद ने गंभीर रूप ले लिया। न्यू ज्योति नगर में एक मां ने अपने बड़े बेटे पर मकान के लिए उसका गला दबाकर जान से मारने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। महिला ने बताया कि बड़ा बेटा मकान को अपने नाम करवाना चाहता था। जब उसने इनकार किया तो आरोपी ने मां, छोटे भाई और उनके परिवार पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया। सभी गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश जारी है। जांच जारी है ताकि परिवार पर हुए इस हमले के पीछे की पूरी सच्चाई सामने लाई जा सके। महेंद्रगढ़ के सैदपुर गांव में शनिवार सुबह तेज गड़गड़ाहट के साथ आकाशीय बिजली गिरने से एक मकान बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। मकान की छत में गहरा गड्ढा बन गया और दरवाजा टूट गया। आसपास के आधा दर्जन घरों में करंट फैलने से कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जलकर खराब हो गए। गनीमत रही कि किसी को चोट नहीं आई। ग्रामीणों ने कहा कि नुकसान का भरपाई करना उनके लिए मुश्किल है और उन्होंने सरकार से मुआवजे की मांग की है। पूर्व सरपंच और किसान क्लब के नेताओं ने प्रशासन से प्रभावित परिवारों को तुरंत मदद देने का अनुरोध किया है। सिरसा में घग्घर ड्रेन और नदी के बांध टूटने से हालात गंभीर हो गए हैं। मोडिया खेड़ा गांव में हिसार घग्घर ड्रेन टूटने से 60 फुट कटाव हुआ और लगभग 500 एकड़ नरमा व धान की फसल डूब गई। इस घटना में 10 ढाणियां भी पानी के बहाव में आ गईं। घग्घर नदी का जलस्तर 45,500 क्यूसेक तक पहुंच गया है, जिससे अहमदपुर, पनिहारी और बुर्जकर्मगढ़ गांवों के खेतों में पानी भर गया और ग्रामीणों को ढाणियां खाली करनी पड़ी। शुक्रवार को किलनिया के पास बांध टूटने के बाद अब कुल 3 जगहों से छोटे बड़े बांध टूट चुके हैं। इस बीच खैरेका से ओटू तक जाने वाली सड़क धंसने लगी है और रंगा गांव के पास बांध बनाते समय एक ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर घग्घर में गिर गया, जिसे ग्रामीणों ने निकाल लिया। प्रभावित क्षेत्रों में करीब 100 से ज्यादा ट्यूबवेल प्रभावित हुए हैं। स्थानीय प्रशासन और सिंचाई विभाग की टीम मौके पर सक्रिय है और ग्रामीण अपने गांवों की सुरक्षा के लिए मिट्टी से तटबंध मजबूत कर रहे हैं। सांसद कुमारी सैलजा ने भी प्रभावित गांवों का दौरा किया और राहत कार्यों की समीक्षा की। मुख्य संदेश ये है कि भारी बारिश और बढ़ते जलस्तर के चलते सिरसा में जनजीवन प्रभावित हुआ है, लेकिन बचाव कार्य जारी है और प्रशासन पूरी स्थिति पर नजर रखे हुए है। यमुनानगर, हरियाणा में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक 38 वर्षीय महिला से नौकरी का झांसा देकर दुष्कर्म किया गया और उसकी अश्लील वीडियो बनाई गई। पीड़िता की शिकायत पर फर्कपुर थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। आरोपी ने महिला को धमकी दी कि वीडियो वायरल कर दी जाएगी, जिससे वो डर के कारण चुप रही। पुलिस ने आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने और मामले की गहन जांच करने की बात कही है। आज के समाचार में बस इतना ही। देखते रहें सौगात न्यूज।